हर क्वेश्चन में सीरीज का एप्लीकेशन जरूर आ रहा है, मतलब एक ट्रेंड सा चल गया है कि जो भी क्वेश्चन है चाहे वो कैलकुलस का है तो उसको सीरीज से जरूर ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि आगे सिग्मा के बारे में कुछ पूछ लिया और पहले फंक्शनल इक्वेशन दे दी, वो भी डेरिवेटिव वाली। इसका मीनिंग क्या है कि डेरिवेटिव से आपको इंटीग्रेट करके फंक्शन पे पहुंचना पड़ेगा। कई बार फंक्शनल इक्वेशन ऐसी आती है जिसके अंदर डेरिवेटिव होता है, जैसे कि यहाँ डैश दिखाई दे रहा है ना। तो यानी कि इसके अंदर डबल काम तो पहले से ही है। डेरिवेटिव गिवन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, फंक्शन पे। फंक्शन मिलेगा, फिर यहाँ पहुंचेंगे और फिर इसका समीशन फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शनल इक्वेशन को ट्रीट करने का तरीका सभी को मालूम है, उसी में छुपा होता है। ये देखो सिमेट्रिक फंक्शनल इक्वेशन है, क्योंकि एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज करने से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो एक चीज़ तो है, देखो इन्होंने दिया भी यहाँ पे F01। कई बार F0 भी यहाँ से निकालना पड़ता है, जनरली जीरो से स्टार्ट होता है, ऐसा कुछ यूज ज़्यादा है कि एक्स को जीरो पुट कर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है। पर यहाँ तो ऑलरेडी हिंट है कि एक्स और वाई दोनों को जीरो लें और इसका यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई दोनों को ही इक्वल लिया और उन दोनों को ही जीरो पुट कर दिया। तो इससे हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे गया F0 और ये F0 मल्टीप्लाई एफ डैश जीरो, यानी कि यहाँ से फिर नजर आ रहा है कि यहाँ से F0 की हेल्प से एफ डैश जीरो में ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। ये भी एफ डैश जीरो हो गया और ये भी F0 बन गया। तो F0 हमें 1 गिवन है, इसको 1 रखा तो ये एफ डैश जीरो मिला, और इसको भी 1 रखा तो ये भी एफ डैश जीरो मिला। तो यहाँ से 2 F डैश जीरो क्या ऑब्टेन हो गया हमें, इससे एफ डैश जीरो हाफ आ गया। तो इसका तो यूज हमें करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक चीज तो हमें ये मिली। अब देखो जब भी सिमेट्रिक होता है ना एक्स और वाई में, जैसा कि मैंने इससे पहले बोला कि एक्स और वाई को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो इस फंक्शनल इक्वेशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रख के देख लीजिए, एक्स की जगह वाई, वाई की जगह एक्स। तो ये रीजन है कि मैं इसके अंदर वाई की जगह एक्स ले रहा हूं ताकि फंक्शन एक्स में दिखाई दे। और एक्स को मैं जीरो क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि F0 तो मुझे मालूम ही है और कहीं एफ डैश जीरो मिला तो वो भी मुझे मालूम है, यानी कि दोनों वैल्यूज मुझे नोन है, F0 भी और एफ डैश जीरो भी। और y की जगह x लिखने के पीछे रीजन है कि सारा फंक्शन x की फॉर्म में दिखाई दे, y ना दिखाई दे, जबकि x और y दोनों ही यहाँ पे वेरिएबल है फॉर ऑल x एंड y, लिखा भी है फॉर ऑल x एंड y। और सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये जो y है ये रेंज की तरह काम नहीं कर रहा। एक्स और वाई दोनों ही इनपुट हैं, दोनों ही डोमेन का काम कर रहे हैं, याद रखना। वो बात अलग है कि एफ एक्स को वाई लेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वाई एफ के अंदर इनपुट में जा रहा है इस तरीके से, तो ये वाई दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स की बात हो रही है। जैसे एक्स और दूसरी वैल्यू कोई वाई बोली गई है, वो भी वेरिएबल ऑफ एक्स ही है, ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज ना हो कि वाई यहाँ पे रेंज का काम कर रहा है। तो सबसे पहले वाई और एक्स को इक्वल रखा और एक्स को जीरो रखा, एक्स को नहीं, मेरे ख्याल में हाँ एक्स को जीरो ले लो, ठीक है। तो एक्स को जीरो लिखा, वाई की जगह एक्स रखा, एक्स को जीरो और वाई की जगह एक्स, ठीक। और जनरली काफ़ी अगर फंक्शनल इक्वेशन आप करेंगे तो उनमें ऐसा ही नज़र आता है। तो मैंने वाई की जगह एक्स रखा और एक्स को जीरो, ठीक। तो ये एफ डैश वाई की जगह एक्स आ गया, फिर यहाँ पे एफ डैश एक्स की जगह तो जीरो आया, वाई की जगह एक्स। अब आप देखिए कि इक्वेशन हमें एक्स वेरिएबल में दिखाई देने लगे, और ऐसा हम चाहते भी हैं क्योंकि हमें आगे फंक्शन ऑफ एक्स ही फाइंड करना है। तो F0 तो हमें नोन है, F0 इज गिवन टू अस दैट इज 1, और ये एफ डैश एक्स दिख गया। और मैंने कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी dy बाई डी दिख गया और यहाँ पे y दिख गया, ठीक है। ये y डिफरेंट है, वो y नहीं है। एफ डैश जीरो कितना है, हाफ, और यहाँ पे आ गया एफ एक्स। तो ये हाफ एफ एक्स इसके साथ मर्ज हो जाएगा और ये हाफ ऑफ एफ एक्स दे देगा। और मेरे ख्याल में आपको नज़र आ गया होगा कि ये डेरिवेटिव है और ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। अगर लेना चाहें तो एफ एक्स की यहाँ वाई ले सकते हैं, वो डिफरेंट फ्रॉम दैट वाई है, जरूरी याद रखें। पर चलो मुझे तो कोई जरूरत ही नहीं है, मैं तो जानता हूँ क्योंकि हम एनसीईआरटी से भी इस बात को जानते हैं। बेसिक बिल्कुल मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन वाला कंसेप्ट है कि इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। और शायद यहाँ पे आपको इसके साथ ये नज़र आ रहा होगा कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला लॉग ऑफ एफ एक्स होता है। तो ये हो गया हाफ, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, मैंने इंटीग्रेट करना ही था, मैंने कहा था एफ डैश से पहुंचेंगे। तो देखो ये बात जानते हो, एफ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग क्या मिलता है, एफ डैश, और एफ डैश को इंटीग्रेट करोगे तो एफ मिलेगा। तो एफ तक तो मुझे रीच करना ही है। तो ये बन गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन थी।
अब देखिए आपको वैल्यू दे रखी है f0 इक्वल टू 1, तो मैंने यहाँ से x को 0 पुट करा ताकि कांस्टेंट इंटीग्रेशन मिले। f0 कितना है 1 है, तो log 1 फिर अगेन 0, तो c की वैल्यू भी 0 आ गई। तो हमारा fx जो ऑब्टेन हुआ वो हाफ ऑफ x इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ fx। क्लियर? तो इसे fx निकालने के लिए बेस तो e है, अगर देंगे बेस गिवन तो बेस e होता है, तो e की पावर क्या बन जाएगा, हाफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ fx। अब एक चीज बताइए, मॉड की जोड़ती नहीं क्योंकि राइट हैंड साइड क्या है, पॉजिटिव है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देते हैं आपको, तो यहाँ से मॉडुलस हटा देते हैं कि ये हमें fx मिल गया। चलिए fx मिल गया, अब तो सारी बातें इससे हो जाएंगी। हमें क्या निकालना है कि सर ये निकालना है, तो यहाँ पे एफ एन की फॉर्म में है तो x की जगह n रख लेंगे, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सारा काम एक तरह से हो चुका है। और सिंपल हमें क्या समीशन फाइंड करना है 1 से लेके 100 तक। तो सबसे पहले यहाँ पे जब एफ एन की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या कन्वर्ट होगा, एफ एन इज ई टू दी पावर हाफ एन, तो ये लॉग की प्रॉपर्टी से आगे आएगा। अभी मैं इसको ही ट्रीट कर रहा हूँ, तो हाफ एन आगे आ गया लॉग ई टू द बेस ई। ई टू द बेस ई क्या होता है 1, बेस और आर्ग्यूमेंट अगर सेम होते तो रिजल्ट लॉग की प्रॉपर्टी कहती है 1। तो हमें इस पूरे जंजाल की जगह क्या दिखाई दे रहा है, हाफ एन। तो सिग्मा लगाए थे, हाफ तो इंडिपेंडेंट ऑफ एन है, एन इक्वल टू 1 टू 100 और एन अंदर है गया, तो एन को 1 से लेके 100 तक रख रहा है, तो ओबियसली क्या बनेगा, हाफ तो बाहर है, 1 + 2 टिल 100, और इसका सबमिशन हम सभी को मालूम है, हाफ तो बाहर है, n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 4, तो ये 25 मिलेगा, तो ये आ जाएगा 25 25, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25, क्योंकि 25 को 100 से मल्टे 25 और एक बार 25 ऐड करेंगे तो 25 25 का आंसर बनता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर ये देख रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन जनवरी अटेम्प्ट में दिख रहे हैं उनके अंदर सीरीज का एप्लीकेशन है, तो उसको थोड़ा ध्यान रख के करें। देखो कैलकुलस भी मर्ज करा इन्होंने और सीरीज को भी इसके अंदर मर्ज करा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरूर एक बार देख के जाए इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन देख के एक फील्ड तो कंफर्म हो चुकी कि यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी के भी कंसेप्ट को यूज करना है। चलो लेकिन एक बात है कि फंक्शन हमारा दोनों जगह है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ये फंक्शन पॉलिनोमियल है कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो केवल जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है वहीं पे चेक करना है ना। और दूसरा उसके बाद एरिया भी फाइंड करना है, तो थोड़ा सा लेंदी तो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्किल काम आता है आपका कि आप कंटिन्यूटी को कितनी जल्दी और डिफरेंशिएबिलिटी को कितनी जल्दी चेक कर पाते हैं। और यहाँ पे आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि हमें केवल 1 के रिगार्डिंग सोचना है क्योंकि डेफिनेशन 1 पे चेंज हुई है, इससे आप सोचा नहीं और जगह तो फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है ही। तो जैसा क्वेश्चन में दे रखा है उसने कह दिया एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा, और क्योंकि यहाँ पे एयर भी 2 अननोन है सबसे पहले, तो ये पक्की बात है कि 2 इक्वेशन ए और बी में बननी चाहिए तभी हम उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। तो एक तो कंटिन्यूटी की तरफ से आएगा, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस होता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, 1 से पे चेक करेंगे एफ ऑफ 1 - h, या नहीं, या समझ गए होगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है। और राइट हैंड लिमिट में क्या रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 + h, यही होता है ये राइट हैंड। अब x की जगह जब आप 1 + h डालेंगे तो इस डेफिनेशन में जाएंगे, तो फंक्शन से हमें जो वैल्यू डेफिनेशन से मिलने वाली है वो a² b1 + h, और h को क्या पुट करेंगे आप 0 की तरफ ले जाएंगे तो 0 की तरफ जाएगा, तो ये a² + b की तरफ जाएगा। और देखिए स्टूडेंट इतना सब एग्जाम में लिखता है, वो तो सीधे यहाँ 1 रखता है, क्योंकि उसे पता है कि 1 + h है, इसको 0 जाना है, 0 की तरफ जाना है तो 1 ही रख देता है, a² + b सीधा मिलता है। तो जब डिफरेंशिएबल फंक्शन मिलते हैं और डेफिनेशन चाहिए तो वहाँ पे बहुत आसान काम हो जाता है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट लगानी है तो 1 - h रखना है, h को 0 डालना है, तो x को सीधा यहाँ 1 रखो, तो मेरे हिसाब से सीधा रिजल्ट आना चाहिए, x को 1 रखो तो -3a - 2। आपका मैंने नहीं जी ऐसे करके दिखाओ, देखिए x की जगह मैंने यहाँ 1 - h रखा, जैसा कि हम स्कूल में अपने क्वेश्चन को, देखिए एग्जाम में तो ऐसे ही करेंगे, एग्जाम में पूरा सॉल्यूशन दिखाना है, लेकिन जेई में करते वक्त तो हमें यहाँ ज़्यादा सोचे नहीं, एग्जाम में लिखने का तरीका ये है, h को 0 डालेंगे वही -3a - 2 ही आना है। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई, दैट इज थोड़ा ऐसे ही छोड़ देते हैं, अभी तो एयर बी में आई है। अब आगे चलते हैं, जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो और हमें दिख रहा है कि ये
अपने 1 से छोटे पे भी ये डिफरेंशिएबल और 1 के आगे भी डिफरेंशिएबल है, केवल 1 पे डेफिनेशन चेक कर रहा है, तो केवल हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, दैट इज माइनस। शॉर्टकट मेथड यही होता है, जब ये पूरा ओवरऑल अपने डोमेन में तो कम से कम डिफरेंशिएबल हो। तो डिफरेंशिएबल तो पहले से कह रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 6ax, इसका डेरिवेटिव 2 0 हो गया, और इसका केवल b बना, a स्क्वायर का 0 हो गया। अब ये डेफिनेशन तो यही है। अब जब आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो f डैश 1 माइनस एक देखा जाए तो, है ना, 1 माइनस एच, 1 माइनस मत लिखो, 1 माइनस एच लिख लो, इसी को तो हम f डैश 1 माइनस बोलते हैं, है ना। और राइट हैंड डेरिवेटिव बात करें, बीच में डंडा क्या लगाना, इक्वल टू लिखो, डिफरेंशिएबल दे रखा है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बनेगा, f डैश 1 प्लस एच, है ना, 1 प्लस एच। तो इन दोनों की वैल्यू सेम ही हो गई, एक तरह से f डैश 1 प्लस बी, है ना, चलेगा। अब 1 माइनस एच रखना है और लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाना है, एच तो ऑलवेज टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव साइड से होता है। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह 1 से बड़े के लिए ये है, क्योंकि 1 से छोटे के लिए ऊपर वाला है, तो इसमें डाला 6a 1 माइनस एच, वही कहानी जैसे लिमिट में करते थे, h को तो टेंडिंग टू 0 ले जाएंगे, h को 0 लेंगे तो कितना हो जाएगा ये -6 है। ऐसे 1 प्लस एच किस में जाएगा, 1 प्लस एच जाएगा इसके अंदर, तो ये केवल b ही दे रहा है, एच टेंडिंग टू 0 भी लिखेंगे, अगर लिख के दिखाऊं तो मैं ऐसा कुछ हो रहा होगा, केवल b मिलेगा यहाँ पे, और b h को 0 की तरफ ले जाएंगे, h तो है नहीं तो b ही मिल जाएगा, तो यहाँ से b की वैल्यू -6 से आ गई। यहाँ पे रखते देखते क्या बनता है, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, -6 से, तो क्वाड्रेटिक मिल गई, a स्क्वायर इसको उधर ले गए, -3a और +2, है ना, इसको भी हम इधर ले गए, तो a-2 और a-1, तो इस समय a की वैल्यू 2 मिल गई, एक 1 और एक a की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब थोड़ा क्वेश्चन तो देखते कुछ दे रखा है क्या, a ग्रेटर देन 1, यानी कि आपको ये नहीं लेना, a को 2 लेना है। अब a 2 आ गया तो b कितना आ गया, -12। चलो जी, a और b दोनों मिल गए आपके पास, है ना, दोनों आ गए, a 2 है, b -12 है। इतना काम कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का था। इसमें स्टूडेंट की स्पीड तेज होनी चाहिए, ये तो मैंने करके दिखाया, वैसे रियलिटी बताएं तो जो टाइम लगेगा वो इसको और इसको ही लिखना है एक्चुअल में। वहाँ डिफरेंशिएट किया, सीधा 1 रखा, -6 से आया, सीधा 1 रखा, b आया। यहाँ विदाउट डिफरेंशिएट किया, 1 रखा तो -3 -2 आया, 1 रखा तो a स्क्वायर प्लस b, तो ये तो एक ही लाइन थी, तो इसे डरने की जरूरत नहीं। तो केवल ये याद रखना है, अगर अपने डोमेन में डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है तो हम शॉर्टकट लगा के ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे। अब आगे इन्होंने क्वेश्चन और थोड़ा बढ़ा दिया, a2 b -12, ठीक है, a2 है और b -12 है, तो फंक्शन कैसा नजर आया, a2 रखने पे बन गया ये -6x² -2, है ना, और b कितना था, b था हमारा -12, तो b को रखा हमने -12, तो -12 रखने से क्या बन गया ये a² -12x। अच्छा a को भी रख दो ना, a को -2 रख दो, a -2 रखने से 4 हो गया, और b था -12, है ना, तो 12x हो गया, b था -12, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा फंक्शन बन गया, और देखो फंक्शन से हम अच्छी तरीके से जानकारी रखते हैं कि जो है ये हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो पैराबोला बनेगा, नीचे वाला लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ग्राफ बनाना बहुत टफ नहीं है, आप ग्राफ बनाएं और क्वेश्चन को जज करें क्या कह रहा है। ये हमने एक्स एक्सिस बनाई, ये हमने वाई एक्सिस बनाई। अब देखिए हम कर्व बनाते हैं, तो पहला कर्व है y इक्वल टू -6x² -2। तो देखो x² कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से लेस देन 0 है, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला ही होगा श्योर। और क्योंकि इसके अंदर x का टर्म नहीं है, तो इसकी वर्टेक्स हमेशा y एक्सिस पे आएगी, याद रखना, बहुत आसान है। वो कैसे मिलेगी, x को 0 रखिए, y -2 आ गया, यहाँ पे कहीं -2 आया, और सीधा सीधा डाउनवर्ड पैराबोला हमने बना देना है। लेकिन हमें बनाना कब है, जब x लेस देन 1 है, तो 1 पे और वैल्यू चेक करिए। देखो ये तो मैंने रखा था ना, x को 0 रखा तो -2 मिलेगा आपको, तो वर्टेक्स मिलेगी पक्का। अब देखिए 1 रखेंगे तो 1 पे क्या मिल रहा है, ये 1 पे मिल रहा है, ये 1 पे मिला ये -6 -2, है ना, तो -8, तो यानी कि 1 पे ये -8, यानी एकदम नीचे डाउन जाएगा ना, तो 1 हम थोड़ा और, चलो हम इसे -8 ही मान लेते हैं ना, छोड़ो, हाँ 1 पे आ गया -8। कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसके आगे मुझे ये वाला इरेज करना है ना, ये वाला पोर्शन नहीं बनेगा, 1 के आगे वाला पोर्शन नहीं बनेगा, तो ये कर्व यहीं तक ही आएगा। कंटिन्यूअस इसलिए से हम
डार्क ओपन के चक्कर में ना रहे, क्योंकि कंटिन्यूस से जुड़ना तो है ही कर। आगे आए, आप देखिए अगर इस पे 1 पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो -8 ही आएगी, आ गई ना -8। और एक वैल्यू निकाल लो 2 पे और निकाल लो, 2 पे कितनी मिल रही है, 2 पे मिल रही है 4 -24 यानी -20, यानी कि और नीचे एकदम शार्पली डाउन होगा। तो ऐसे यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। हम इसको स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट लाइन की तरह बना लेते हैं, अच्छा सा लगेगा। ये हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन बना ली, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन जाएगी। ठीक, पैराबोला तो ऐसे डाइवर्ट हो रहा होगा यहीं पे, ठीक है, उससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन बन गई। अब उसने कहा द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx एंड द लाइन y इक्वल टू -20। लो जी, -20 तो और नीचे जाने वाला है ना, ये कितना था 2 पे -20 ही था, चलो अच्छी बात है, यानी कि स्ट्रेट लाइन से यहाँ से पास हो रहा होगा, ये पॉइंट था 2 पे -20। अब मुझे ये वाला एरिया निकालना है, यानी यही तो कहानी बनी भाई, इसमें और कुछ नहीं आता है नहीं खास, ये वाला मुझे एरिया शेडेड निकालना है। तो एक प्रॉब्लम बच्चे सामने और आ जाती है कि यार ये तो डाउन द एक्स एक्सिस चला गया। देखो मेरी हमेशा आदत रही है, जब भी कर्व डाउन द एक्स एक्सिस आता है तो मैं ज़्यादा नहीं इसके बारे में सोचता, हमेशा क्या करता हूँ कि मैं और भी नीचे चला जाता हूँ, ताकि मुझे कंसेप्ट के हिसाब से कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जैसे कि मैं और नीचे चला गया और मैंने एक्स एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, आप भी ऐसे ही कर लेना। अब ये सोचो कि एक्स एक्सिस आपकी यहाँ पे, ये मुझे लिमिट देखने के लिए करना पड़ रहा है, और ये आप जानते हैं कि आप अपने एंड पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, याद है। तो एक तो इत्तेफाक से मुझे यहाँ पे 2 मिल गया था, इसका एफ सीसा तो 2 ही होगा ये वाला। एक यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो पैराबोला और इस लाइन y इक्वल टू 20 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पैराबोला यहाँ था, मैंने y इक्वल 20 ऐसा सॉल्व कर लिया, ये पॉइंट पता पड़ जाएगा है ना। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, तो ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो +22 हो जाएगा, इक्वल टू कितना बनेगा ये -20 था ना ये, है ना। मैं +20 लिख रहा हूँ, -20, तो ये हो जाएगा -20, इधर लाएगा तो माइनस का 18 आ जाएगा, इक्वल टू -6x², तो x² हो जाएगा यहाँ पे 6×8=3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे √3 और प्लस माइनस, और क्योंकि यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये केवल क्या रहेगा -√3 रहेगा। तो यहाँ पे ये -√3 और y कितना छोड़ो, वैसे -20 ही है, तो मुझे तो इसका एफसीआर देखना है -√3। ठीक है जी, +√3 तब आएगा जब यहाँ पे इस जगह पर पैराबोला को लाइन कट रही होगी, उससे कंसर्न नहीं। तो हमें लिमिट्स अपने मिल गए। अब आप नीचे देखो, अपर माइनस लोअर, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन चेंज हुई है और इसका एफसीसा 1 था तो 1 तक गए, तो यहाँ से तो अपर माइनस लोअर। ठीक है, वैसे हमारी तो एक्स एक्सिस यही है, तो एक्स एक्सिस तक का ये तो सीधा ए टू बी इंटीग्रेट कर दो, तो सीधा एक्स एक्सिस साथ एरिया आ रहा है, तो इसमें अपर माइनस लोअर वाली बात इसके साथ आएगी 20 के साथ। तो इसको तुम लिखो मत लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, फिर भी लिख लो अपर माइनस लोअर, अगर तुम्हें दिख रहा है तो देखो क्या लिखा मैंने, -√3 से लेकर कहाँ तक 1 तक गए, और अपर कर्व कौन सा, पैराबोला, पैराबोला की डेफिनेशन -6x² -2, और कितना आएगा अपर माइनस, और लोअर में कितना बना y इक्वल टू 20, अपर माइनस लोअर -20, यानी +20 हो जाएगा, चलेगा dx प्लस। अब कहाँ जाएंगे भाई, ये डेफिनेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की, फिर से अपर माइनस लोअर, अपर में कौन है स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे यहाँ 1 से लेकर 2 तक चलना है ना। अपर में कौन है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या, y है 4 - 12x, माइनस लोअर में क्या ये वाली लाइन, इसकी क्वेश्चन है -20, ये है 12x, और अपर माइनस लोअर तो +20 हो जाएगा, ये dx बन गया। तो देखिए क्वेश्चन में फिगर के बाद भी यहाँ सोचना था अपर माइनस लोअर, है ना, तो वो हमने देख लिया, कोई टफ नहीं। अब तो इंटीग्रेशन का काम आ गया, पर टाइम तो ले रहा है ना। आप ये देखिए टाइम कितना बन रहा है इस क्वेश्चन के साथ, चलिए करते हैं फिर से। ये हो गया -6x², यानी कि x³/3, तो x³/3 करेंगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। अच्छा, ये -+18 बच जाएगा, तो +18x आ जाएगा, सिंपल। अब -√3 से 1 तक चले जाइए, प्लस ये कितना है जी 24, तो ये तो 24x हो गया, माइनस ये x²/2 होगा, तो यहाँ पे /2 की वजह 6 बच जाएगा। ठीक है जी, 1 से लेके 2 तक ही जाना था ना, ठीक है 2 तक ही जाना था, बस। अब 1 रखिए, 1 रखा तो -2 + 18, अपर माइनस √3 रखा तो -2, और √3 3 बार आएगा तो बच गया 3√3, तो 3 × 2 = 6, 6 √3 हो गया,
और माइनस कितना बनेगा, ये माइनस था, अच्छा ये प्लस भी जो बनेगा है ना, माइनस से खत्म वैल्यू, और फिर माइनस आया -18√3, चलने दो कोई कहानी। अब आया 2, 2 रखा तो 24 दूनी 48, माइनस 2 रखा तो 4 6 24, अपर माइनस लोअर, अब 1 रखना है तो 24 -6, ठीक। यहाँ कितना आ गया 16, और ये कितना बच गया भाई 18 में से -12 बच गया है ना, तो प्लस के 12 हो गए, प्लस के 12√3 चलेगा। और ये प्लस का कितना बचा जी, 24 दूनी 48 होता तो 24 बच गया, और यहाँ से कितना बचा 6 गए तो 18, माइनस के 18, ठीक। ये कितना बच जाएगा फिर से 6, अब कमाल है यार, एक मिनट बताओ, 24 24 दूनी 48 कट जाता, 6 वैसे ही बच जाता, देखना 24 दूनी 48 कटता तो माइनस माइनस प्लस 6, और 6 तो आ तो रहा है, हमने भी इसकी टांग जबरदस्ती खींची है ना, तो 12√3, अच्छा तो ये बन गया 22 प्लस 12√3, ठीक है। अब इसके बाद इन्होंने एक कहानी बना रखी है, अल्फा प्लस बीटा√3 से इसको कंपेयर करो तो अल्फा की वैल्यू हो गई 22 और बीटा की वैल्यू यहाँ पे बन गई आपकी 12, अल्फा प्लस बीटा निकालना है तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो ये आंसर आया था आपका 34। तो देखिए क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है, कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई है, इससे पहले वाली कैलकुलेशन को एज सच कैलकुलेट करना गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने करके दिखाया, अदरवाइज स्टूडेंट्स तो हमसे तेज करते हैं, वो तो इन दोनों को 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन बनाना भी टफ नहीं है उनके लिए, 2 मिनट तो मुँह से निकला, मैं कह रहा हूँ सेकेंड्स में लिख लेंगे इसको। क्वेश्चन तो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, एरिया वाला कंसेप्ट, और ये अपर माइनस लोअर करके ये निकाल दिया, तो यहाँ थी कैलकुलेशन, और तो कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, फिर भी 2.5-3 मिनट तो क्वेश्चन ये ले ही जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे किया सकता है क्वेश्चन, पर क्वेश्चन बहुत बढ़िया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि अगर ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट की शिफ्ट में आया तो वो लकी है, क्यों, क्योंकि केवल एक ही टॉपिक विच इज़ कंटिन्यूटी पे बेस्ड है, और वो भी स्टैंडर्ड फॉर्मूले, या sin x बाई एक्स रिजल्ट यूज होना है, साफ देखने को मिलता है। और आगे देखें तो शायद ये वाला फॉर्मूला हम सब ने किया होता है, कौन सा, log 1 + x/x, लेकिन यहाँ पे हाँ जब ये फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, तो जब भी आप ये वाली एक्सरसाइज आर.डी. शर्मा से करते हैं ना, बिल्कुल एक सेपरेट एक्सरसाइज दे रखी है जिसके अंदर इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें a की पावर x - 1/x, e की पावर x - 1/x वाले भी क्वेश्चन हैं, तो उसके अंदर आपको एग्जैक्टली इस टाइप की मैनिपुलेशन मिल जाएंगी कि हाउ टू प्रोसीड द कैलकुलेशंस, तो वहाँ से हम बेसिकली सीखते हैं, और ये सोचते हैं कि हम जेई का कोई नया क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, सेम वही क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो तो ये वाले क्वेश्चंस अपने आप होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ये देखो जब PYQ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार हम ये वही तो क्वेश्चन कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। तो यहाँ पे 2 टाइप के क्वेश्चंस को ऐड कर दिया, एक में sin x बाई एक्स यूज होना है, तो कंटिन्यूस है तो ऑफकोर्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सेम होने वाली है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर लेता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या कहती है, f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इसका मीनिंग यही होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, यानी कि मुझे x की जगह माइनस h रखना है ना। तो देखिए इतना स्टेप तो कोई लिखता नहीं, सीधे बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x की जगह जब मैं 0 माइनस h होगा तो यहाँ पे माइनस h दिखाई देगा, क्योंकि 0 तो लिखना ही नहीं है, और ये दिखाई देगा साइन k1 + 1, और यहाँ माइनस h आएगा, तो इसका भी माइनस बाहर आएगा और इसका भी माइनस बाहर आएगा, तो मैं नेट बाहर ही लिख दूंगा, तो फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे चेक करो, ये k2 - 1 h, ये -1 + 1 का मुझे खतरा सा लग रहा है, एक बार इसे देख लेता हूँ मैं, दोनों का माइनस यहाँ से बाहर आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि जैसे कि फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इस h को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, और ये इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, है ना, ये यहाँ पे भी आएगा ना, इसके नीचे भी जाएगा, और ये हमारा फॉर्मूला इस तरह से जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना है, k2 - 1, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, k2 - 1 से ही करना है, आप जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन करते हैं लिमिट वाले में इसमें, और यहाँ पे k1 + 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ पे था माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो 2 कॉमन लेके तो यहाँ पे 2 दिखाई देगा, एक तो सॉरी x दिखाई देगा, x तो अंदर चला गया था भाई, है ना, h की फॉर्म में, तो क्या दिखाई देगा, केवल 2, और माइनस माइनस कैंसिल हो गए थे, यहाँ k1 + 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी k1 + 1 से मल्टीप्लाई, और 2 ओवरऑल के बाहर था। ठीक है जी, ये h नीचे डिनोमिनेटर में ध्यान रखना, न्यूमिनेटर में नहीं है, ये h यहाँ पर है।
तो फॉर्मूला बन गया, एच को जीरो की तरफ ले जाएंगे तो ये जीरो की तरफ जाएगा तो ये 1 हो जाएगा ना, तो ये बन गया k1 प्लस 1 और प्लस k2 माइनस 1, ये दिखाई दिया। और दोनों में सीधा सीधा साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो अप्लाई हो गया। और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, 2 एक बाहर है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। वैसे यहाँ से एक क्वेश्चन मिल जाएगी, फंक्शन वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से मिल जाएगी, इसको 4 के इक्वल रख लेते हैं। और एक यहाँ पे राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। तो यहाँ पे जीरो प्लस एच का मतलब एफ एच ही होगा लॉग, और यहाँ पर मिलेगा 2 प्लस के वन एक्स अपॉन 2 प्लस के टू एक्स। ये दिख गया ना, एक्स की जगह भाई एच लिख लो, k2h और ये भी h है ना, जीरो प्लस एच था ना, तो h ही तो दिखेगा, तो ये दिख गया। अब यहाँ पे अगर h को आप जीरो तरफ ले जाएंगे तो ये जीरो 2/2 1 बनेगा, तो log 1 जीरो ही होता है, ठीक है। तो 0/0 आ गया यहाँ पे भी h। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला जनरेट करने के लिए आप याद को जब भी मैनिपुलेशन करते थे तो ध्यान आ गया होगा आपको कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स जैसा दिखना चाहिए, तो 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे। मैं तो हमेशा कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूँ, k1h हमेशा 1 पहले लिख ही लेता हूँ, जैसा भी बनेगा लिख लो उसको, और -1 कर लो, ये अपना आप एडजस्ट होगा, देखना आप। यही इसको मैनिपुलेट करने का तरीका है, वहाँ पे भी आप सीखेंगे, यही सीखेंगे। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 2 तो कैंसिल हो गया, और k1 माइनस k2h दिखाई देगा शायद, अपॉन 2 प्लस k2h अपॉन। अब आप समझ गए होंगे कि मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, k1 के इससे पूरे से, क्योंकि सेम बनाना होगा ना, याद आ रहा होगा फॉर्मूले में ऐसे ही बनाते थे, 2 प्लस k2h। इतने से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इतने से मैं यहाँ पे ऊपर भी log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। बस ये होना चाहिए कि जो भी x बने वो लिमिट पुट करने पे जीरो की तरफ जाए, तो ये h को जीरो पुट करें तो जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये वाला h खत्म हो चुका है, क्योंकि जो है ये तो यहाँ पे आ गया है ना, और वो वाला h वहाँ पे शायद है नहीं, है ना, कि केवल हमने तो केवल इतने से मल्टीप्लाई किया था ना, ये h को यहाँ यूज कर लिया और केवल इतने से यहाँ डिवाइड किया, इतने से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए h को जीरो पुट करने पे ये भी जीरो को जा रहा है और ये भी जीरो को जा रहा है, तो ये रिजल्ट किसकी तरफ जा रहा है, 1 की तरफ, और प्लस k1 माइनस k2 अपॉन h को वहाँ पे भी जीरो डालेंगे तो ये 2 प्लस k बस 2 आएगा, h की तरफ से जीरो हो जाएगा ना ये, तो ये रिजल्ट हमारा आ गया, और ये इससे कैंसिल हो गया, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है, 4 के, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। तो यहाँ से एक तो k1 माइनस k2 इक्वल टू 4 इक्वेशन मिला, और एक यहाँ से देखो ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से k1 प्लस k2 और ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 मिला। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2k1 कितना मिलेगा, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं, तो k2 कैंसिल, 2k2 कितना मिल गया 6, तो 2k1, तो ये हो गया 3, k1 को 3 रखेंगे यहाँ पे, तो k2 कितना मिल जाएगा, 3 रखा तो -1, तो k1 और k2 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इनका स्क्वायर निकालना है, तो ये तो 1, इसका स्क्वायर 9, तो रिजल्ट आ जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। देखिए समझाने में टाइम लगा, अदरवाइज क्वेश्चन हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ऐसी नहीं थी कि हमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोचना पड़े, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चन हम करते हैं एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन हमें मिल गया, तो ये वहाँ पे करने लायक क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट डेफिनेटली वहाँ करके आए होंगे, मेरा मानना ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखें, तो ये जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों बेस्ड है, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन तो मर्ज करके आते हैं, लेकिन एक इसमें अच्छी बात यह है कि -2 से लेकर 3 तक आपको पता करना है कितने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है और कितने पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो यार एक चीज़ बताओ, ग्रेटेस्ट फंक्शन जो होता है ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जानते ही हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कहाँ पर होता है, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे। तो आप ये बताइए इसके बीच में कितने इंटीजर आएंगे, कि सर x इक्वल टू -1 आएगा और 0 आएगा और 1 आएगा और 2 आएगा और 3 आएगा, है ना, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, अच्छा 3 नहीं आएगा, ठीक है, इस पे यूज, तो 4 पॉइंट पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। अभी मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि ठीक है सर। अब कोई कहे कि सर इसके लिए क्या सोचते हो कि सर ये भी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2, तो मैं आपको एक थ्योरम बताता हूँ, अगर याद हो आपको,
कि अगर मैं आपसे कहूं कि x इक्वल टू -1 की बात करें तो -1 पे ये नॉन डिफरेंशियबल है फंक्शन, और ये वाला फंक्शन x इक्वल टू -1 पे डिफरेंशियबल है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन करें तो याद आ जाएगा कि ये 2 पर इस तरीके से वी शेप कर्व बनेगा, तो केवल 2 पे तो डिफरेंशियबल नहीं, और जगह तो डिफरेंशियबल है ना। तो ये कन्फर्म है कि ये तो डिफरेंशियबल नहीं था और ये डिफरेंशियबल। तो ओवरऑल एक थ्योरम कहती है अगर ऐसे दो फंक्शंस को ऐड किया जाए कि एक पे वो नॉन डिफरेंशियबल और उसी पॉइंट पे वो डिफरेंशियबल है, तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू -1 पे नॉन डिफरेंशियबल ही होगा, ये थ्योरम कहती है। तो मुझे यहाँ पे कुछ करना नहीं था। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूँ कि x इक्वल टू 0 की बात करें तो 0 पे भी क्या है, ये नॉन डिफरेंशियबल है। ग्रेटेस्ट ऑफ x तो आप जानते हैं ना, इसका भी कर्व आपको याद होगा, डिस्कंटिन्यूअस आता है तो इस तरह से बनता है ना। देखो मैं कलर चेंज करके बताता हूँ, इस तरह से बनता है ना, इस तरह से ये बनता है ना। तो 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और इससे पीछे इस तरह से आएगा -1 और यहाँ पे आएगा -2 पे, इस तरह से बनता है। ये तो बिल्कुल 11th में हम कर पढ़ लेते हैं। तो इंटीग्रल पॉइंट पर नॉन डिफरेंशियबल सोचा ही नहीं है, और ये नॉन डिफरेंशियबल और x इक्वल टू 0 पर ये डिफरेंशियल। फिर से थ्योरम कहती है कि एक फंक्शन एक पॉइंट पर अगर नॉन डिफरेंशियबल और दूसरा डिफरेंशियबल है तो उस पॉइंट पे फाइनली वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन श्योर ऐसा ही होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहा हूँ, जब दो फंक्शन को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो देखिए मुझे यहाँ करना ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। फिर ऐसा ही अगर आप देखें तो 1 के साथ भी हो रहा है, 1 पे ये नॉन डिफरेंशियबल और ये डिफरेंशियबल है, तो नेट फाइनल x इक्वल टू 1 पे भी नॉन डिफरेंशियबल आएगा, ठीक है। और ऐसे अगर 2 के साथ करें, ये नॉन डिफरेंशियबल और ये x इक्वल टू 2 पर ये भी नॉन डिफरेंशियबल है। अब नहीं कह सकते आप नॉन डिफरेंशियबल। थ्योरम ये कहती है कि एक नॉन डिफरेंशियबल है और एक डिफरेंशियबल है, तो उस पॉइंट पे वो नॉन डिफरेंशियबल होगा, उन दोनों फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर दोनों नॉन डिफरेंशियबल है तो आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि केवल हम किस पे गए, 2 पे पहुंचे, और हमें यहाँ पे 2 के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस 2 के अलावा और कुछ नहीं। तो एक काम करते हैं, 2 पे मेहनत कर लेते हैं कि 2 के नियर अबाउट फंक्शन क्या देगा आपको। तो यहाँ पे आते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं, 2 के ऊपर बात करते हैं केवल। एफ एक्स क्या है कि सर 2 से जस्ट पहले देखो, 2 से जस्ट पहले क्या रहेगा फंक्शन, 2 से जस्ट पहले यानी 2 से थोड़ा कम रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, तो ये तो 1 मिल गया। अरे 1.9 रखोगे ना तो 1 ही देगा उससे जस्ट पहले इंटीजर। और 2 से पहले कोई नंबर रखेंगे, अगर 1.9 रखते हैं तो ये कैसे ओपन होगा बेटा, 1.9 रखने पे नेगेटिव बन रहा है अंदर, तो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। ओपन कर तो क्या दिक्कत है, जस्ट देख लो ना, बिल्कुल पीछे नहीं, जस्ट 2 से छोटा है ना। और जब x जस्ट 2 से बड़ा है, केवल 2 पे बात हो रही है, जस्ट 2 से बड़ा है, जब 2 से थोड़ा सा बड़ा नंबर 2.1 रखोगे तो ये क्या मिलेगा, 2 मिलेगा ग्रेटेस्ट, तो वो तो इंटीजर ही देता है। और 2 से बड़ा नंबर रखोगे, जैसे 2.1 रखा, तो ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा, ठीक है। हमने ज़्यादा सोचा ही नहीं, तो ऐसा कुछ आ गया। तो एफ एक्स हमारा यहाँ पे फाइनली क्या बना, ये तो बना +2 यानी कि 3 - x दिखाई दिया, है ना, और ये कितना बना, x दिखाई दिया। अब मुझे इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी चेक कर लेनी चाहिए ना, है कि कंटिन्यूस है नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो 2 पे तो डिसकंटिन्यूस आना चाहिए, क्योंकि अगर आप 2 यहाँ रखते तो 2 पे क्या है, ये 2 पे ये क्या देगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 रखने पे 2 - h को 0 डालेंगे तो ये तो देगा 2 पे 1, और ये 2 पे क्या देगा, 2 + h पे ये देगा 2, तो डिसकंटिन्यूस हो गया। अगर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया तो श्योर यहाँ पे चेक किया तो नॉन डिफरेंशियबल ही होगा, ये तय हो गया, है ना। तो ये वाला फंक्शन इस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशियबल होगा। अच्छा ये भी चेक हो गया कि ये नॉन कंटिन्यूस भी है इस पॉइंट पे, है ना। तो अब यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि जो पॉइंट ऑफ नॉन डेरिवेबल मिले हमें वो कौन कौन से मिले, कि सर एक -1, 0, 1 और 2, क्योंकि डिफरेंशियबल यहाँ पे ये नहीं आया है ना। और डिसकंटिन्यूस का है, डिसकंटिन्यूस कहाँ है कि सर ये तो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूस होता ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अंदर वाला कंटिन्यूस है। तो मॉडुलस लगाने से कभी भी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। अंदर लीनियर फंक्शन है ना, वो तो स्ट्रेट लाइन है, उसको मॉडुलस लगाने से कभी भी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती, तो ये तो कंटिन्यूस है। और ये नॉन कंटिन्यूस है कहाँ पे, इंटीजर्स पे। तो पक्की बात है कि एक नॉन कंटिन्यूस है और एक कंटिन्यूस है, तो जिन पॉइंट्स पे नॉन कंटिन्यूस होगा तो इनका एडिशन भी, जैसे यहाँ मैंने डेरिवेबिलिटी के लिए बताया, ऐसा ही कंटिन्यूटी के लिए भी है कि अगर एक पॉइंट पे कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है तो उसी पॉइंट पे दूसरा फंक्शन क्या कंटिन्यूस है,
तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन, दोनों फंक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होता है उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होता है, तो ये भी नॉन कंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जिन पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस तो उनको नेट फंक्शन दोनों का एडिशन भी उन्हीं पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूस होगा। तो श्योर है ये कंटिन्यूस कहाँ का नहीं है, -1 पे, 0 पे, 1 पे और 2 से। तो m और n दोनों की वैल्यू ही कितनी आ गई कंटिन्यूटी के लिए, m तो नॉन कंटिन्यूस कितना हो गया 4 और n भी कितना हो गया 4, तो ये हो गया 8। तो इन दोनों का एडिशन 8 आ गया। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे मुझे फंक्शन के बारे में कुछ ही सोचना पड़ा, है ना। तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर मैं कंटिन्यूटी के हिसाब से आता ना तो मुझे ये सब लिखना नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपको थ्योरम पढ़ानी थी ये वाली, इस वजह से मैंने पूरा किया। आप खुद सोचिए, अगर मैं कंटिन्यूटी के हिसाब सोचता तो मैं कहता यार मेरे पास एक थ्योरम है जो ये कहती है कि एक फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, अब डिसकंटिन्यूस लेते हैं, और दूसरा फंक्शन उसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है। तो ओवरऑल ये इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूस बात तो पक्की है, 11th का स्टूडेंट भी जानता है। तो ये -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे डिसकंटिन्यूस है। तो एक कंटिन्यूस फंक्शन अगर उसमें ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तो नेट फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी डिसकंटिन्यूस ही बना रहेगा। तो जब मुझे ये पता पड़ ही जाता कि x इक्वल टू -1, 0, 1 और 2 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो डेफिनेटली और सभी पॉइंट्स पे ये नॉन डिफरेंशिएबल भी होता। तो 4 पॉइंट ही मिलते, और जो डाउटफुल पॉइंट थे वो वही 4 पॉइंट थे ना, हाँ, जिन पे मुझे डाउट था। तो तब भी मुझे केवल किस पे चेक करना पड़ता, 2 पे चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे अच्छा चेक भी नहीं करना पड़ता, 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है और ये 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, तो 2 पे तो आपको चेक करने की जरूरत पड़ती इसके हिसाब से, डिफरेंशिएबिलिटी के हिसाब से। लेकिन कंटिन्यूटी के हिसाब से अगर देखें तो वो 2 पे पहले ही कंटिन्यूस नहीं है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही नहीं। यानी कि मेरा काम तो केवल कंटिन्यूटी चेक करने से यहाँ पे खत्म हो जाता कि वही 4 पॉइंट मिलेंगे, इसके अलावा मिल ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डाउटफुल पॉइंट इंटीजर्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं थ्योरम की वजह से पहले डिफरेंशिएबिलिटी पकड़ा, अगर कंटिन्यूटी पकड़ते तो क्वेश्चन आसान होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर थ्योरम आपको ये नोन है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको वो पॉइंट ढूंढने जहाँ पे डिसकंटिन्यूस है और जहाँ पर ये नॉन डिफरेंशिएबल, ऐसे कितने पॉइंट्स हैं उनका समीशन आपको बताना है। तो देखो ग्रेटेस्ट देख के तो साफ याद आता है कि ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूस होगा, है ना। अब बात है कि डेफिनेशन चेंज होगी। देखो यहाँ साफ पता है कि ये ग्रेटेस्ट की वजह से इंटीग्रल पॉइंट, हमारे पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर फंक्शन सस्पिशियस होगा, वहाँ पे डिसकंटिन्यूस होने के चांसेस है, पर हमें इन दोनों का मिनिमम भी देखना है। तो एक बात तो है कि हम इसे इंटीजर ब्रेक करेंगे और ग्रेटेस्ट के अंदर केवल x ही है, तो इसलिए इंटीजर यहाँ से x ही लेना है। तो फंक्शन को हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हमें 3x नजर आया व्हेन x इज लेस देन 0, जो कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। तो x लेस देन 0 के लिए पॉलिनोमियल है, कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होगा। तो x लेस देन 0 पे तो पॉइंट कोई नॉन कंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का नहीं मिलेगा। अब यहीं पे कहानी आती है, तो यहाँ पे आपको इंटीजर पे इसे ब्रेक करना है। तो x अगर 0 से 1 के बीच में जाएगा तो यहाँ पे मिनिमम ऑफ दीज में क्या नजर आएगा आपको कि सर x 0 से अगर 1 होगा तो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पे 0 ही मिलेगा, है ना। तो ये 1 + x नजर आएगा और यहाँ पे भी ये 0 नजर आएगा, तो केवल x मिलेगा। यानी इन दोनों का मिनिमम में देखना है, देख लेंगे। फिर x आया 1 से लेके 2 तक, तो फिर से ग्रेटेस्ट की इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे मिनिमम क्या देखना है, इन दोनों फंक्शन देखना है। यहाँ पे ये 1 मिलेगा तो 1 + 1 2 + x मिल जाएगा, और देखो दोनों लीनियर है, कोई दिक्कत ही नहीं। ये भी 1 मिलेगा तो यहाँ पे x, सॉरी ये x और था ना, अच्छा x ही मिला था, ठीक है। तो अगर यहाँ 1 मिलेगा तो कितना बनेगा, x + 2 मिलेगा, है ना। अरे ये तो दोनों ही x + 2 आ गए, तो इनका मिनिमम तो x + 2 ही हो जाएगा ना। तो केवल x + 2 ही लिख लें, चलेगा। ये दोनों फंक्शन सेम है ना, तो ये x + 2 ही आएगा। अब आगे चलते हैं, है ना। यहाँ पे x अगर ग्रेटर देन, अच्छा इक्वल टू के लिए अलग देखना पड़ेगा। इक्वल टू 2 पे देखें तो ये आपको 2 पे 2 ही रख दो सीधा, तो कितना मिलेगा 1 + 1 + 2, और ये कितना मिलेगा 1 2, नहीं सॉरी 2 रखना था ना, 2 रखना था, 2 2, और ये 2 रखा 2 ही मिलेगा, और ये 2 + 2 रखा तो ये मिल जाएगा 4। तो ये तो मिलेगा आपको 6, और ये मिलेगा आपको 2 पे 5। तो इन दोनों का मिनिमम देखना है, तो इन दोनों का मिनिमम तो 5 है, चलेगा, ठीक है ना। तो 2 पे ये कुछ ऐसी बात कर रहा होगा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 पे तो फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट 5 है।
तो 2 और 2 ग्रेटर देन 2 के लिए 5 ही बनेगा। तो इसको तो हम कर्व को एनालाइज कर लेंगे, मिनिमम देखना है तो इसलिए मैं कर्व ही बना लेता हूँ, बेटर रहेगा ना। मिनिमम तो 2 फंक्शन देखना ना, तो लेस देन जीरो के लिए स्ट्रेट लाइन है, तो जीरो पे क्या देगा 0, तो ओपन सर्कल आएगा, है ना। और -1 पे ये हो जाएगा -3, तो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ जाएगी। कलर बदल लेते थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना। तो इस तरह से बनेगा, ओपन सर्कल है। तो 0 पे ये कुछ ऐसा दे रहा है। अब इन दोनों कर्व को हम ड्रॉ करते हैं, क्या बनेंगे, तो जरा यहाँ देखो 0 से 1 के बीच में ज़्यादा कहानी है नहीं, दोनों लीनियर फंक्शन है। एक तो y इक्वल टू आपको 1 + x ड्रॉ करना है, तो 0 पे क्या देगा, 0 पे देगा ये 1, और 1 पे क्या देगा, ये 2 देगा, है ना। तो 1 और 2 ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ पे कहीं हाइट इसका 2 है ना, 0 और यहाँ पे 1 है। अब इसके बाद आए इस पे देखा, तो ये 0 पे क्या देगा आपको, 0 ही देगा, y इक्वल टू 0, तो 0 पे यहाँ पे 0 मिल गया इंक्लूड, और 1 पे क्या देगा, ये 1 पे 1 ही देगा, तो यहाँ पे आ गए आप, तो यहाँ पे ओपन। तो इन दोनों मिनिमम, इन दोनों में कर्व नीचे कौन सा है, सर ये वाला, तो 0 से 1 के बीच में मिनिमम ऑफ दीज टू कर्व यहाँ पे इंक्लूड हो गया, और यहाँ पे आपको 1 पे 1 मिल गया, ये 1 है और ये 1 है। भाई इन दोनों का मिनिमम तो यही है ना, तो यही मिलेगा। अब आगे चले, 1 पे कितना मिला, 1 पे दे रहा है 3 आपको, तो 1 पे यहाँ पे 3 पहुँच जाओ, यहाँ पे की हाइट 3 है आपकी, और स्ट्रेट लाइन ही बननी है, तो 2 रख के देखो, 2 पे मिलेगा ये 4, 2 पे मिलेगा 4, तो यहाँ पे 2 और 4, ये 4 हाइट हो गई यहाँ पे कहीं जाके, है ना, और 4 थोड़ा नीचे है। और ये ओपन सर्कल क्यों है, क्योंकि जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। लेकिन 2 पे हम देखा तो 5 और 2 के आगे भी 5, तो अगर हम यहाँ पे 1 के बाद यहाँ 2 था, 2 के ऊपर ये मिल रहा है 5, 5 पे यहाँ पे हाइट होगी, तो 5 इंक्लूड, और यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू 5, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही मिलेगी। तो आप यहाँ नोटिस कर पा रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे डिस्कंटिन्यूस हो गया, टूट गया कर्व। इसके बाद 2 पे भी डिस्कंटिन्यूस हो गया, तो डिस्कंटिन्यूस होने के लिए 2 पॉइंट मिले, यहाँ पे डिस्कंटिन्यूस है। और अगर हम देखें x इक्वल, यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, जहाँ पे शार्प टर्म बनता है वहाँ पे भी कर्व डिफरेंशिएबल नहीं होता, कंटिन्यूस है तो 0 मिलेगा, और जहाँ पे डिस्कंटिन्यूस है वहाँ पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा ही, तो एक 2 मिल गया। तो ये कंफर्म हो गया ग्राफिकली कि यहाँ पे 2 तो हो जाएगी कंटिन्यूटी के हिसाब से, ये अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो टोटल आंसर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स अल्फा प्लस बीटा 5 आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट ग्रेटेस्ट को जल्दी समझ पकड़ लेते तो वह इस क्वेश्चन को मुझे लगता है 1 मिनट में ख़त्म कर लेंगे। तो इजी क्वेश्चन है, वहाँ पे डुएबल था ये।